हेलो एवरीवन। आज मैं आप तमाम को वेलकम करती हूँ हमारे सेकंड सेशन में। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ इन अर्ली इयर्स के बारे में। आज हमारे साथ सना लाखानी मौजूद है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं सना आपा का करा दूँ। सना लाखानी हैज़ डन हर MA इन IR. She has also done BSc from Dow University and RN from Aga Khan University Hospital. Along with this, she has also done advanced diploma from AKU IIT. She has more than 5 years of working experience. Currently, she is studying psychology from DFOM University in USA. Thank you so much, Sana Appa, for joining us. And this will be a wonderful experience for us कि आप अपनी knowledge हमारे साथ share करोगे. So I will start the share screen. कोई भी queries आपको होगी तो आप अपने comment box में नीचे हमको share कर सकते हैं and then we will reply you. So hand over to you, Sana Appa. Thank you so much, Mona. Thanks to you to give me an opportunity to talk about mental health. चूंकि इस टाइम पे जहां हम पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, कोरोना को फेस कर रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट नीडेड टॉपिक टू टॉक अबाउट. So let's start the presentation. The topic is mental health matters in early years. हम क्यों बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ होता क्या है बेसिकली, तो उसके ऊपर बात करते हैं. सो वी विल मूव टू आवर फर्स्ट स्लाइड, द डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ. उससे पहले देख लेते हैं कि आज की प्रेजेंटेशन में हमारे क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं. बेसिकली सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या है. अच्छा, इसके अलावा हम ये जानेंगे कि हम क्यों बात कर रहे हैं. जैसे अक्टूबर के मंथ में क्यों पूरी दुनिया मेंटल हेल्थ को सेलिब्रेट करती है और क्यों उसके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करने की कोशिश करती है. और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है कि एज अ पेरेंट और एज अ टीचर्स हमारा क्या रोल है कि हम मेंटल हेल्थ को चिल्ड्रंस में बेटर कर सकें. So the next slide is about the definition of mental health. Mental health is an integral component of health. It is defined as the state of well-being in which individual realize his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life and work productively in the community. मेंटल हेल्थ उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि हम फिजिकल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं बच्चों में. जैसे माँ ये फिक्र कर रही होती है कि 6 महीने में अगर मेरे बच्चे का वजन डबल हो जाता है बर्थ से, या 1 ईयर में किस तरह से ट्रिपल हो रहा है, या उसके बाद कैसे 4th डबल हो रहा है, तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखता है. यानी जितना हम खाने पीने को इम्पोर्टेंस देते हैं, जितना हम बच्चा क्या पहनेगा, कहाँ जाएगा, क्या खेलेगा, इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ भी एक बहुत इंटीग्रल सेम इम्पोर्टेंट रखता है जितना कि हम फिजिकल हेल्थ को देते हैं. क्यों, क्या है ये? इट्स एन एबिलिटी टू ह्यूमन थिंग. बच्चा क्या सोच रहा है, वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है. बिकॉज हमारा ब्रेन, अगर आप हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में देखते हैं, सबसे टॉप पर है. तो टॉप पे रखने का मकसद क्या है? बिकॉज इट इज एन गवर्न ऑर्गन. वो हमारी पूरे अदर ऑर्गन्स को ऑपरेट कर रहा है. मैं क्या सोच रही हूँ, मैं उसके हिसाब से बिहेव करूंगी, मैं उसके हिसाब से इंटरेक्ट करूंगी. तो ये जो मेरी थिंकिंग वाला बॉक्स है, ये अगर अच्छी पोजीशन में होगा, उसी वक्त मैं अपने दूसरे सिस्टम्स को अच्छी तरह से चला सकूंगी. मेंटल हेल्थ क्या है? ये ऐसी हेल्थ है जो कि हमारी थिंकिंग से रिलेटेड है, हमारे इंटरेक्शन से रिलेटेड है, और ये इस चीज से रिलेटेड है कि मैं अपने दूसरी जो भी एक्टिविटीज है लाइफ की, उसको मैं किस तरह से इंजॉय करती हूँ. अगर यहाँ पे मसला है, यानी अगर मेरे ऊपर वाले बॉक्स में ही मसला है, तो ऑटोमेटिकली जो नीचे के मेरे बॉक्सेस हैं, जिसमें मेरा हार्ट है, जिसमें मेरा liver है, जिसमें मेरा the way of using my hands, my legs, the using my way of eating, my way of enjoying, ये सब मेरा automatically effect होगा. वाइस वर्सा, अगर मेरा ऊपर का बॉक्स सही है, अगर वो सही काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली मेरी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, मैं बहुत साउंडली ईट करूंगी, मैं बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करूंगी, मैं एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व करूंगी, मैं फैमिली को भी टाइम दूंगी, और मैं अपनी लाइफ को एक बैलेंस्ड वे में जीऊंगी जो कि मुनासिब है. तो इट्स ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट इन द स्लाइड, लेट्स सी.
अच्छा, स्टैटिस्टिक की तरफ आते हैं तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम बच्चों की स्पेसिफिकली बात करें तो 60% जो है वो पूरी दुनिया में बच्चे कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिसाब से मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में इन्वॉल्व्ड हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो एक सिंपल हाइपर एक्टिविटी हो सकती है या वो एक सिंपली इश्यू हो सकता है अटेंशन को लेके, जहाँ पर माएँ अक्सर हमें ये बोलती हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, बहुत इम्पल्सिव है, हर थोड़ी थोड़ी देर में क्वेश्चनिंग कर रहा होता है, एक जगह बैठ नहीं रहा होता। तो वो कोई भी हेल्थ कंडीशन हो सकती है, लेकिन पूरी दुनिया में 60% इज अ लॉट अगर हम बात करें कि वो कोई ना कोई मॉडरेट टू सीवियर मेंटल हेल्थ कंडीशन में इन्वॉल्व है। 2/3 ऑफ ऑल यंग पीपल विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नॉट गेटिंग द हेल्प दे नीड। अगर वो इन्वॉल्व हैं तो वो ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं। अब इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। एक फेयर हो सकता है कि अगर हम बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, जो कि एक बहुत सा एक बहुत कॉमन सी एक स्टेटमेंट है जो कि आपको सुनने को मिलती है हमारे माशरे में। और तीसरी चीज जो एक स्टिग्मा इसके साथ रिलेटेड है कि जहां हम बात करते हैं कि वी नीड टू कंसल्ट फॉर आवर मेंटल हेल्थ इश्यूज, वहां पर लोग हमें जिस टर्म से बुलाते हैं वो टर्म्स इस तरह से होते हैं कि बच्चे या यंग पीपल इस चीज को ट्रीट नहीं करना चाहते। और थर्ड एक नॉर्मल रीजन जो हमें मिलता है वो ये है कि स्टिल इस सेंचुरी में भी इस मेंटल हेल्थ को उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती जितनी की देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो आहिस्ता आहिस्ता स्कूल्स हैं, हमारा ईसीडीसी अगर हम देखें, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट देखें, तो आहिस्ता आहिस्ता स्कूल में भी आपके पास कंसल्टेंट मौजूद होते हैं आजकल, जो बच्चों को स्टार्ट से ही स्ट्रेस के ऊपर किस तरह से काम करना है उसके बारे में सिखा रहे हैं। तो आई होप अगर इस तरह से ही ये अवेयरनेस सेशंस जो हो रहे हैं और ये जो डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि स्कूल्स यूनिवर्सिटीज ले रही हैं, तो इसके जरिए हम ये जो परसेंटेज है 60% को, इसको हम कम कर सकेंगे। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। या अब स्पेसिफिकली अगर हम पाकिस्तान की डाटा की बात करें तो 20% पाकिस्तानी सफर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस। WHO डिक्लेयर दैट सुसाइड रेट्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर इन पाकिस्तान। इसमें भी अगर हम देखें तो WHO ने ये एक अंदेशा किया है कि आगे आने वाले चैलेंजिंग ईयर्स में ये जो परसेंटेज पाकिस्तान में है वो बढ़ सकती है, इट वुड बी इंक्रीज्ड। ठीक है, अब इसमें आपके पास बहुत सारे इश्यूज मिल सकते हैं कि क्यों बढ़ रही है। इसमें आप चैलेंजिंग सिचुएशंस की बात कर सकते हो, बिकॉज अगर हम अभी की ही बात करें तो कोरोना की वजह से, पेंडेमिक की वजह से स्टडी इफेक्ट हो रही है, जॉब्स इफेक्ट हो रही हैं, वहाँ पर जो एक तरह से हम एक आइसोलेट जो हो गए हैं दुनिया से। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम ये सोच सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम पे मे बी वी वुड कंसिडर द मोर केसेस ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज इन पाकिस्तान एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। अप्रोक्सीमेटली 39% जो हमारी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो कंप्राइज करती है 0 to 14 ईयर्स की एज में। मे बी इट वुड बी द मेन रीजन कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज हमारी जो मेन पॉपुलेशन है वो इस एयर में है। और ये जो एयर है इट्स अ वेरी सेंसिटिव एयर। यानी आप एक पौधे की एग्जांपल लेते हैं ना, कि अगर हम एक पौधे को डाल रहे हैं, अगर हम सीड्स बो रहे हैं, तो हम शुरू में उसको जो शेप देंगे वो उस शेप में ही आगे की तरफ ग्रो करेगा। तो 0 to 14 इज दैट एज जहां पर वो पौधा, जहां वो दरख्त ग्रो करता है। तो अगर हम इनके ऊपर अटेंशन दें, अगर हम इनकी एजुकेशन के ऊपर, अगर हम इनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करेंगे, तो वो जो इनके आगे आने वाले साल होंगे, लाइक आफ्टर 14, 24, 34, इट वुड बी गोइंग ग्रो इन अ मोर क्वालिटेटिव वाइज बेटर। ठीक है, okay, over 6 million, 10% of 62.5 million children are learning impaired. ये सिर्फ वो डाटा है जो कि हमारे पास रिटर्न में है, मे बी द डाटा वुड बी मोर। तो ये स्टैटिस्टिक हमारे पास हैं जिनकी वजह से हमें ये पता चलता है कि हमें मेंटल हेल्थ के बारे में और बात करने की जरूरत है। अब हम देखते हैं कि आगे और क्या है स्लाइड में। ओके, नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ? क्यों हम बात कर रहे हैं? तो अगर हम एक चाइल्ड की एग्जांपल लेकर चलें, तो एक बच्चा किस किस चीजों के इर्द गिर्द उसकी लाइफ घूम रही होती है।
नंबर 1 जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो फिजिकल हेल्थ, ठीक है। इन्फेंसी हो गया, देन टॉडलर एज हो गई, ये वो ईयर्स होते हैं जहाँ पे बच्चे की फिजिकल हेल्थ को लेके बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो कि बच्चा गुजर रहा होता है। तो नंबर 1 फिजिकल हेल्थ, नंबर 1 आगे जाता है वो स्कूल की तरफ आता है, बच्चों से मिलना शुरू करता है, इंटरेक्शन करना शुरू करता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाता है, फिर उसकी जॉब लाइफ शुरू होती है, उसके रिलेशनशिप शुरू होते हैं और सोसाइटी। ये जो 6 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स अगर हम देखें जिससे बच्चा आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा होता है, इसमें मेंटल हेल्थ किस तरह से जरूरी है, अब हम जरा सिर्फ ब्रीफली इसको देखते हैं। फिजिकल हेल्थ अगर हम देखें, अगर बच्चा मेंटली साउंड है, अगर बच्चे को शुरू से इन्फेंसी से हेल्दी हैबिट्स की तरफ पेरेंट्स की तरफ से टीचर्स की तरफ से अगर उसको रहनुमाई मिलती है, गाइडेंस मिलती है, तो वो एक अच्छी डाइट तो लेगा, हाइट और वेट के हिसाब से एक बेटर तरीके से ग्रो तो करेगा, साथ ही साथ में वो उन डाइट के साथ साथ एक अच्छी मेंटल हेल्थ में भी इन्वॉल्व होगा, यानी वो उन एक्टिविटीज की तरफ जाएगा जो कि उसकी हेल्थ के लिए साउंड है। अगर वो माइंडफुली अपने स्कूल में बच्चों के साथ इंटरैक्ट करता है, फ्रेंडली नेचर के साथ इंटरैक्ट करता है, कोऑपरेट करता है, डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करता है, तो ना सिर्फ ये हेल्प करेंगे उसकी माइंडफुलनेस में, उसकी मेंटल हेल्थ में, बल्कि उसकी सोशल इंटरैक्शन, उसकी इमोशनल इंटरैक्शन और उसकी कॉग्निटिव इंटरैक्शन, कॉग्निटिव ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। तो ये सब के सब जो फैक्टर्स हैं वो आपस में लिंक्ड हैं, यानी अगर मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो वो ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट करेंगे मेंटल हेल्थ में। अगर स्कूल में बच्चा एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मोटिवेशन मिल रही है, तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट मेंटल हेल्थ पे पड़ेगा। अगर मेंटल हेल्थ कहीं पे भी इफेक्ट है, यानी अगर उसको वो बूस्ट नहीं मिल रहा है, उसको वो इनकरेजमेंट नहीं मिल रही है, या उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है परफॉर्म करने की उस स्कूल में, तो ऑटोमेटिकली वो इफेक्ट करेगी मेंटल हेल्थ में। यानी ये सब चीजें आपस में इंटरकनेक्शन है, एक भी पोल, एक भी कंपोनेंट इफेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे पे उसका असर जरूर पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्रॉम द वेरी अर्ली ईयर्स हमको इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि अगर कोई भी एक फैक्टर को हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो हम ये याद रखें कि उसका अलग अलग कंपोनेंट्स पे भी इफेक्ट है, ठीक है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे का जो हमारा एक ट्रायंगल होता है, अगर उस पर काम किया जाए तो ना सिर्फ ये फैक्टर्स बूस्टअप होंगे और बच्चे की आगे आने वाली लाइफ में जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं रिलेटेड टू एंजाइटी, रिलेटेड टू हाइपर एक्टिविटी, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट। अच्छा, इरिक्सन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, हम तो बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, तो यहाँ पे इरिक्सन की थ्योरी कैसे कनेक्ट हो जाती है, कनेक्शन है। अगर हम इरिक्सन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की बात करें या अगर हम दूसरे की बात करते हैं थ्योरी, जैसे पियाजे की थ्योरी हमें मिलती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, अगर हमें फ्रॉइड की थ्योरी मिलती है, ये सब थ्योरीज जो हमें बताती हैं उनका एक मकसद ये है कि 0 to 2 यानी अर्ली ईयर्स से ही बच्चे में वो कंपोनेंट ग्रो हो रहे होते हैं जो कि मेंटल हेल्थ के इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे अगर हम इरिक्सन की बात करें तो इरिक्सन ने ये बात की कि 0 to 2 ईयर में ही बच्चे के अंदर या तो ट्रस्ट डेवलप होता है या तो वो मिसट्रस्ट की तरफ जाता है, यानी बच्चा रो रहा है, क्राई कर रहा है, अगर माँ ने उसको फौरन से कंफर्ट किया तो उसको इस बात का यकीन हो जाएगा कि मेरे कंफर्ट के लिए मेरे पास मेरे पेरेंट्स मौजूद हैं। इसके वाइस वर्सा अगर उसको वो नर्चरिंग नहीं मिलती है, अगर उसको वो कंफर्ट नहीं मिलता, तो वो क्राइसिस सिचुएशन में यानी मिसट्रस्ट की तरफ जाता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट मेंटल हेल्थ का हमारा कंपोनेंट है। आगे जाते हैं 2 से 3 में, 2 to 3 ईयर्स में इरिक्सन ने कहा कि अगर बच्चे को वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो चीज़ों को टच करे, वो सेंसरी मोटर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, उसको फाइन मोटर एक्टिविटीज़ करने की अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ ऑटोनॉमी डेवलप होगा कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी डिफरेंट हूँ, आई एम यूनिक एज अ पर्सन, मैं टच भी कर सकता हूँ, मैं खेल भी सकता हूँ। लेकिन अगर इसके बरअक्स
अगर उसको वो अपॉर्चुनिटी, वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता, तो वो एक क्राइसिस में जाता है, जो कि शेम और डाउट है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत शुरू से ही बच्चे के अंदर वो चीजें डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि आगे जाके हमारे अंदर, हमारे पास रिजल्ट आता है कि बच्चा एडिक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, बच्चे के अंदर डिप्रेशन आ रहा है। हम सोचते हैं अरे ऐसा क्यों हो रहा है, इतना रिच फैमिली का बच्चा है, पेरेंट्स तो इतने एजुकेटेड है। कहीं ना कहीं उन चीजों का जो मेन जड़ होती है वो उनके अर्ली ईयर्स से कनेक्टेड होती है। कहीं ना कहीं वो एक कंपोनेंट हमने मिस कर दिया होता है, जो कि आगे जाके हमें बहुत ज्यादा सीवियर केस में नजर आ रहा होता है। तो अगर हम इन थ्योरीज को देखें, जहां पर एरिक्सन ने बात की ऑटोनॉमी, जहां पर उसने बात की इनिशिएटिव, कि लेट देम प्ले, लेट देम टॉक, लेट देम एक्सप्लोर द वर्ल्ड बाय इट्स ओन। हर जगह अगर हम उंगली पकड़ के बच्चों का चलेंगे, या हर जगह अगर हम ये गाइड करेंगे, तो ये लोग अपने वर्ल्ड को किस तरह से एक्सप्लोर करेंगे। तो अर्ली ईयर्स में ही अगर हम ये स्मॉल स्मॉल मेंटल हेल्थ के इंग्रेडिएंट्स बच्चों की पर्सनालिटी में डालेंगे, तो आई एम श्योर कि आगे जाके जो उनका अडल्टहुड है वो हमारे पास बहुत पॉजिटिव वे में हमें नजर आएगा। यानी हमारे पास वो एक ग्रूम्ड पर्सनालिटी होगी, जो कि ना सिर्फ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए हेल्पफुल होंगे, बल्कि ऐसा ग्लोबली वो एक अच्छे इंसान बन के उभरेंगे। तो ये जो थ्योरी डेवलपमेंट की है, इट्स अ साइको सोशल थ्योरी। और स्टडी करते वक्त मुझे बहुत सारे पॉइंट्स इसमें ऐसे मिले, जो कि आई थॉट कि हमें टॉक करना चाहिए मेंटल हेल्थ के टॉपिक पे। दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड इट। और यहाँ से पेरेंट्स और टीचर्स को ये गाइडेंस मिलती है कि किस तरह से हम बच्चों के अंदर शुरू से ही वो कंपोनेंट उजागर करने की कोशिश करें, जो कि आगे जाके उनकी पर्सनैलिटी में या उनके मेंटल हेल्थ में ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें दे सकते हैं। नेक्स्ट। नाउ यहाँ पर आते हैं पेरेंट्स। बच्चे का पहला, अगर हम देखें कि वो किस तरह से दुनिया में आता है, तो पहला कदल जो मिलता है वो उसको माँ का मिलता है, ठीक है। पहली फीड जो मिलती है वो उसको माँ की मिलती है। पेरेंट्स, मदर और फादर, ये बच्चे की पूरी दुनिया होते हैं। तो मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर हम पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में ना करें, तो ये टॉपिक इनकम्प्लीट सा हो जाता है। तो क्या है पेरेंटिंग स्टाइल्स, कौन से 4 इंपॉर्टेंट पेरेंटिंग स्टाइल हैं, और कैसे वो एक बच्चे की मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करेंगे, हम अभी ब्रीफली उसके बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पेरेंटिंग स्टाइल नंबर 1 की। अच्छा, फादर और मदर। फादर क्या है और मदर क्या है, दोनों एक बहुत इम्पॉर्टेंट है पेरेंटिंग में। फादर का अपना एक रोल होता है, मदर का अपना एक रोल होता है। फादर जहाँ पे थोड़ा सा हम देखें कि बच्चे को रिस्क लेना सिखाता है, जहाँ बच्चे को डिफरेंट चांसेस को अप्रूव करना सिखाता है, जहाँ पे वो राइट एंड रॉन्ग के बारे में बताएगा, डिसिप्लिन करेगा, थोड़ा सा लाउडर होगा, एज कम्पेयर टू अगर हम मदर की बात करें, तो मदर बड़ी जेंटल, बड़ी सिंपैथेटिकली अपने बच्चे को लेकर चलेगी, उसको एथिक्स सिखाएगी, और उसको इनकरेज करेगी कि इक्विटी लेकर चले। तो देखें, दोनों रोल्स इम्पॉर्टेंट है, फादर और मदर। अगर एक भी रोल मिस हो जाता है किसी भी वजह से बच्चे के अंदर, तो वो एक खला रह जाती है उसके अंदर, उसकी पर्सनालिटी में, और वो खला एट द एंड हमें नजर आएगी किसी ना किसी मेंटल हेल्थ इशू में। तो यहाँ पे दोनों जरूरी हैं। हम ये नहीं कह सकते मदर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द पेरेंटिंग, और ना हम ये कह सकते हैं कि फादर इज द मोस्ट। नो, द बोथ इम्पॉर्टेंट है, फादर और मदर, बिकॉज ये दोनों अपने अपने हिसाब से बच्चे को लेकर चल रहे होते हैं, राइट। तो इनका कंट्रीब्यूट इक्वल है, और इनका कंट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट है, अगर हम एक बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, या अगर हम उनकी मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट। अच्छा, नंबर 1 हमारे पास जो स्टाइल आता है वो आता है अथॉरिटेरियन। इसमें क्या होता है, स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने का पेरेंट्स बोलते हैं। यानी बच्चा अगर घर में है तो उसको ये पता होगा कि मुझे कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, और अगर बच्चा उन रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। और अगर बच्चा सवाल पूछता है कि मम्मा मुझे ऐसा क्यों करना है, या हम ये क्यों कर रहे हैं, तो इसके जवाब में उनको आंसर नहीं मिलता, बल्कि ये जवाब सुनने को मिलता है कि हम कह रहे हैं ना, इसीलिए आपको करना है, या चुप हो जाओ,
ज्यादा सवाल मत पूछो, तुम क्यों इतना सवाल पूछ रहे हो, पेरेंट्स ने कहा है काफी नहीं है, हमको ज्यादा पता है। ये सारे रीजनिंग के साथ यहाँ पर बच्चों के क्वेश्चंस को दबा दिया जाता है और उनको वही करना होता है जो उनके पेरेंट्स कह रहे हैं। हाई डिमांड्स, यहाँ पर पेरेंट्स बच्चों से डिमांड ज्यादा रखेंगे कि मेरे बच्चे बिल्कुल सही से बैठे, मेरे बच्चे बिल्कुल अच्छा पढ़ें, वो स्पोर्ट्स में भी एक्टिव हो, उनकी पोजीशंस आनी चाहिए। तो यहाँ पर पेरेंट्स की डिमांड ज्यादा है, लेकिन जहाँ उनको रिस्पॉन्ड करने का कहा जाता है, रिस्पॉन्सिवनेस कम है। दिस स्टाइल इज अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि अगर ये पेरेंटिंग स्टाइल है तो उसका मेंटल हेल्थ में क्या इफेक्ट होता है अर्ली ईयर्स में। रिसर्चेस ये हमें बताती हैं कि वो बच्चे जिनके पेरेंट्स का अथॉरिटेरियन मेंटल हेल्थ इनका पेरेंटिंग स्टाइल है, उनका हमें देखा गया है कि डिप्रेशन के रेट ज्यादा हैं, एंजाइटी के रेट ज्यादा हैं, इन बच्चों में सेल्फ स्टीम कम पाई जाती है। ये बच्चे रिबेलियन नेचर के होते हैं, यानी कुछ टाइम तो ये बच्चे अपने पेरेंट्स को फॉलो करेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये लेट चाइल्डहुड में जाएंगे, जैसे ये एंटर करेंगे एडोलेसेंस में, इनके अंदर रिबेलियन नेचर होगा, ये बगावत करेंगे, ये बोलेंगे बस बहुत हो गया, अब मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पे अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल का मेंटल हेल्थ पे हमें ये सारे इफेक्ट्स नजर आते हैं कि the children would be depressed, that the children should not able to perform well in their academics, in sports, इवन सोशली, सोसाइटी में भी अगर हम देखें तो ये बच्चे आपको बड़े सहमे सहमे से नजर आएंगे। क्यों? बिकॉज इनके ऊपर जो दबाव है वो इनके पेरेंट्स का है। नेक्स्ट, ओके, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। अथॉरिटेरियन है एक, जहां पर हमने बात की अथॉरिटी, और ये है अथॉरिटेटिव। यहाँ पे भी पेरेंट्स का एक स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं बच्चों के ऊपर, लेकिन इस पेरेंटिंग स्टाइल की अच्छी बात यह है कि ये पेरेंट्स जो है वो बच्चों को रिस्पॉन्ड भी करते हैं। यानी अगर बच्चा सवाल पूछेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ या हम ये काम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर पेरेंट्स उनको जवाब देते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज कि अगर बच्चे नहीं सुनते या अगर बच्चे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में पेरेंट्स का ये एक्सपेक्टेशन थी कि मेरा बच्चा 80% लेकर आएगा, 80% नहीं आए, 70% आए या इससे भी कम आए, तो यहाँ पे ये जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होंगे, ये उनको पनिश देने के बजाय या उनको मारने के बजाय या बहुत स्ट्रिक्टली उनको डील करने के बजाय, ये उनको या एक तो ये कि माफ कर देंगे, सेकंड उनको नर्चर करेंगे, उनको बड़े प्यार से समझाते हुए उनको बताएंगे कि आपके लिए ये एजुकेशन में ये मार्क्स लाना या आपका अच्छा परफॉर्म करना क्यों जरूरी है, हम क्यों आपको इनकरेज कर रहे हैं कि आप अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें। तो यहाँ पे आप देखिए हाई रिस्पॉन्सिवनेस है। यहाँ दोनों पेरेंट्स जो हमने बात की, फादर और मदर, ना सिर्फ इन्वॉल्व है पेरेंट अपने बच्चों के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज में उनको रिस्पॉन्ड करने में, साथ ही साथ में वो उनको ये भी गाइड कर रहे हैं कि इन डिमांड्स को कैसे मैट किया जाए। जबकि हमने जो पहले पेरेंटिंग की बात की, अथॉरिटेट अथॉरिटेरियन, अच्छा वहां पे क्या था कि वो डिमांड्स तो हाई थी, लेकिन उनको मैट कैसे करना है वो पेरेंट्स वहां पे उनको वो गाइडेंस बच्चों को नहीं मिल रही थी। राइट। नेक्स्ट, अच्छा अथॉरिटेटिव में अगर हम देखें तो इनका मेंटल हेल्थ में क्या इफेक्ट होगा, इंडिपेंडेंट होंगे चिल्ड्रंस, उनको पता है कि यस वी कैन फ्लाई, वी कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरे पेरेंट्स की गाइडेंस मौजूद है, मेरे पास वो दो लोग मौजूद हैं जो मुझे हमेशा सपोर्ट करेंगे, इधर मैं फेल होता हूँ तो भी और इधर मैं पास होता हूँ तो भी। तो बगैर डर के, बगैर एनी फियर के वो आगे बढ़ते हैं, चाहे फिर वो एकेडमिकली हो, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे वो डिफरेंट एक्टिविटीज में हो, फेयरलेस नेचर के साथ वो आगे बढ़ते हैं। तो इनमें आप देखें एंजाइटी के रेट्स भी कम हैं, ऐसे बच्चों में आपको डिप्रेशन, सुसाइडल, एडिक्शंस, ये सारे जो मेन प्रॉब्लम्स हमें नजर आते हैं आजकल बच्चों में, इन पेरेंटिंग स्टाइल के बच्चों में आपको ये सब कम नजर आएगा। और गाइडेंस के साथ
हाई डिमांड्स के साथ ये बच्चे बहुत अच्छे सक्सेसर बन के आगे आते हैं। इवन जो लीडर्स के ऊपर रिसेंटली रिसर्च हो रही थी और उनके पेरेंटिंग स्टाइल्स को देख रहे थे, तो डिफरेंट लीडर्स जो हैं, जो सीईओ की पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, जो हेड की पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, तो ये देखा गया कि ये बच्चों के जो पेरेंटिंग स्टाइल्स थी, जो इनके पेरेंट्स ने इनको बचपन से किस तरह से नर्चर किया है, वो उनका जो है वो यही स्टाइल था, और इसकी वजह से ही ये इतने इंडिपेंडेंट है और आगे के लीडर्स बने हैं। नेक्स्ट, द थर्ड पेरेंटिंग स्टाइल इज परमिसिव। नाम से ही अगर आप हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे एक चीज कम है इस पेरेंटिंग स्टाइल में, और वो क्या है? डिमांड्स कम है। डिमांड्स क्या है? बेसिकली डिमांड्स बाउंड्री है। डिमांड्स एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सेट करते हैं, चाहे फिर वो कोई भी बैड हैबिट्स को लेकर हो, चाहे वो बैड हैबिट्स में क्या आता है, लाइक लैंग्वेज आ गई, किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज्यादा है, यानी बच्चों को रिस्पॉन्ड तो दे रहे हैं, उनके एक फ्रेंड बनने के साथ आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन जहां पर वाकई एक बच्चे को एक पेरेंट की नीड होती है, डिसिप्लिन की नीड होती है, या रूल्स की नीड होती है, वो नहीं है। यहाँ पर बच्चे डिसिप्लिन नहीं होते, यहाँ पर पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान एक फ्रेंडली नेचर होता है। अब हम इस पेरेंटिंग स्टाइल में ये नहीं कह रहे कि आप फ्रेंड ना बने बच्चों के, बने, लेकिन एक बाउंड्री होनी चाहिए पेरेंटहुड की, एक बच्चे एक पेरेंट्स के बीच में, जो कि उनको ये बताए कि आगे डिसिप्लिन कैसे होना है, कौन से एथिक्स ऑफ लाइफ हैं जो उनको फॉलो करने हैं, ठीक है, कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि जरूरी है। तो इस पेरेंटिंग में ये मिसिंग होता है। आपको फ्रेंडशिप मिलेगी, आपको हर चीज जो बच्चे को चाहिए होता है, जो मांगा वो मिल गया, ये वाली कहावत जो है ना कि अ बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, ये आपको हर चीज पेरेंट्स प्रोवाइड करेंगे, जिस चीज पे हाथ रखेंगे बच्चे को पेरेंट्स प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन जहाँ पे बच्चे को एक रूल्स की जरूरत है, जहाँ पर पेरेंट्स को ये बोलना होता है कि ये मत करो, ये सही नहीं है तुम्हारे लिए, या यहाँ पर मत जाओ, ये जो सेंटेंसेस है, यहाँ पर कोई भी गलत काम करने पर उनको ये बताना कि ये नहीं करना है, ये चीज मिसिंग है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि वो बच्चे जो मिच्योर हो जाने चाहिए, वो मिच्योरिटी का कंपोनेंट हमें इन पेरेंटिंग स्टाइल में कम मिलता है। नेक्स्ट, अब अगर परमिसिव पेरेंटहुड है तो उसका क्या रिजल्ट होगा? बच्चे की मेंटल हेल्थ पे फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटीज होंगी, अल्कोहल यूज, सोशल मिसकंडक्ट रेट्स आर हाई, क्योंकि जैसे हमने पहले बात की, बाउंड्री नहीं है, इन्हें ये नहीं बताया जा रहा कि ये नहीं करना, और इन केस अगर कुछ गलत कर दिया, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मारा, ठीक है, अब यहाँ पर माँ क्या रोल होना चाहिए? अगर हम परमिसिव की बात करें, वो बोलेगी अच्छा है ना मारा, उसके बच्चे ने भी तो मेरे बच्चे को मारा था। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो जो एक बैड हैबिट है, जहाँ पर माँ को उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए था, परमिसिव पेरेंटिंग में वो बैड हैबिट खत्म नहीं होगी, बल्कि आगे जाके और अलग मोड़ लेकर सामने आएगी। तो यहाँ पर देखें कि अगर परमिसिव पेरेंटिंग की बात करें तो सोशल मिसकंडक्ट के आपके पास रेट्स हाई हैं, आपके पास एडिक्शन के रेट्स हाई हैं, और यहाँ पर शुरू में तो बच्चे को सब अच्छा लग रहा होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे मिल रहा है, लेकिन आगे जाके कोई भी स्ट्रेस सिचुएशन आती है तो बच्चा उसको सही से डील नहीं कर पाता, उसके रिजल्ट में बच्चा एग्रेसिव हो जाता है, बिकॉज माँ बाप तो एक घर की बाउंड्री तक है ना, जहाँ पर उसको प्यार मोहब्बत मिल रही है, जहाँ पर वही हो रहा है जो बच्चा चाह रहा है। लेकिन दुनिया तो ऐसी नहीं है। जब बच्चा स्कूल जाएगा, जब बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाएगा, तो दुनिया तो उसको अपने हिसाब से ट्रीट करेगी। पेरेंट्स को जहां अपने बच्चे को दुनिया के लिए तैयार करना चाहिए था कि स्ट्रेस को कैसे कोप करना है, दूसरों के साथ किस तरह से हमें एक बाउंड्री में रहते हुए चलना होता है, इन बच्चों को ये नहीं पता होता। एज अ रिजल्ट क्या होता है, जैसे ये बाहर की दुनिया में एक्सपोज होते हैं, बाहर निकलते हैं, स्ट्रेस आता है, कोई भी रिजेक्शन आता है, तो उनका जवाब ये कैसे देते हैं? एग्रेसिव होके। वो नॉर्म्स नहीं फॉलो करते जो एज अ सोसाइटी के मेंबर उन्हें फॉलो करना चाहिए था। तो ये इनका रिजल्ट है मेंटल हेल्थ का, इस पेरेंटिंग स्टाइल का। नेक्स्ट, निग्लेक्टेड एंड अनलव्ड पेरेंटिंग। यहाँ पे दोनों ही नहीं है, यानी
परमिसिव में डिमांड्स फॉलो हो रही हैं, ठीक है, यहाँ पे डिमांड्स भी फॉलो नहीं हो रही, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव नेचर भी नहीं है, मतलब बच्चे को उसके हाल पे छोड़ दिया गया है, वो जो करना चाहे वो कर सकता है, वो जिस चीज के साथ खेलना चाहे वो खेल सकता है। यहाँ पे पेरेंट्स बेसिक नीड्स पूरी कर रहे हैं। बेसिक नीड्स क्या है? अगर हम मैस्लो की बात करें, मैस्लो के पिरामिड की बात करें, तो उसने बोला फिजियोलॉजिकल नीड्स, बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। तो पेरेंट्स बच्चे को ये तो फुलफिल कर रहे हैं, उसको कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन उस हायरार्की में आगे जाके बच्चे को जहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, जहाँ उसको दुनिया को प्यार करना सिखाना चाहिए, जहाँ उसको कैसे काइंड होना है सिखाना चाहिए, जहाँ पर उससे बात करके उसके फियर्स को दूर करना चाहिए, ये फैक्टर्स इस पेरेंटिंग स्टाइल में नहीं मिलेंगे आपको। लिटिल कम्युनिकेशन, डिटैचमेंट फ्रॉम द चाइल्ड लाइफ, यहाँ पर पेरेंट्स का ये फंडा होता है कि हम हमारी लाइफ जी रहे हैं और बच्चा बच्चे की लाइफ जी रहा है, यानी ना मैं उनकी लाइफ में इतने इन्वॉल्व हूँ और ना बच्चा मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे। तो ये पेरेंटिंग स्टाइल निग्लेक्टेड है और अनलव्ड पेरेंटिंग है। अब इसका क्या इफेक्ट होगा एक बच्चे की एक बच्चे की मेंटल हेल्थ पे? एंटी सोशल बिहेवियर। बच्चा जब दुनिया में आता है, दुनिया को वो वैसे ही देखेगा जैसे उसके पेरेंट्स हैं। यानी मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, अगर हम काला चश्मा पहन के निकलते हैं तो हमें सब काला नजर आता है, अगर मैं लाल चश्मा पहनूंगी तो मुझे सब लाल नजर आएगा, राइट। जो चश्मा है वो बेसिकली पेरेंट्स हैं। बच्चा अपने पेरेंट्स के रूप में दुनिया को देख रहा होता है। यानी अगर बच्चे को घर में प्यार मिलेगा, अगर बच्चे को घर में अटेंशन मिलेगी, अगर बच्चे को घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जहां वो बोल सकता है, सुन सकता है, दुनिया को एक्सप्लोर कर सकता है, तो वो दुनिया को वैसा ही पाएगा। यानी दोस्ती घर में मिल रही है तो वो दुनिया को दोस्त ही बोलेगा, ठीक है। अगर उसको घर में वो प्यार नहीं मिल रहा, अनलव्ड नेचर मिल रहा है, तो वो क्या समझेगा? दुनिया भी ऐसी ही है, मुझे कोई प्यार नहीं करता। ये आपको स्टेटमेंट बच्चों के मुंह से सुनने को मिलता है अक्सर, मेरा कोई भी नहीं है, किसी को मेरी फिक्र नहीं है। ये स्टेटमेंट्स बच्चा उस वक्त देना शुरू करता है जब वो ये फील कर रहा होता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है जो मुझे प्यार करे, जो मुझे अटेंशन करे। पेरेंट्स जो एटीट्यूड डिस्प्ले कर रहे हैं वो उन्हीं पेरेंट्स को डिस्प्ले, उसी जो है वो बिहेवियर को डिस्प्ले करेगा दुनिया में जाके। तो अनलव निग्लेक्टफुल जो पेरेंटिंग है, ऐसे पेरेंटिंग में जो बच्चे रहते हैं, अपनी लाइफ गुजारते हैं, वो बाहर निकल के वही नेचर डिस्प्ले करते हैं। यानी डांटना, चिल्लाना, चीखना, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, ये बच्चों ने यही देखा है तो बाहर निकल के वो यही करेंगे, यानी एंटी सोशल बिहेवियर में इन्वॉल्व होंगे। इनके अंदर इमोशनल, कॉग्निशन और सोशल स्किल्स कम पाई जाएंगी और ये हर तरह से निग्लेक्ट होंगे। यानी आगे जाके अगर हम देखें कि एक सक्सेसफुल लाइफ या हर माइलस्टोन को पूरी करने की जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है एज अ ह्यूमन बीइंग, वो इनमें कम होगी। और अगेन जो पहले हमने बात की कि शुरू से ही वो सीड्स ग्रो करते हैं, तो यहाँ पे ये जो एंटी सोशल का जो सीड ग्रो होता है वो आगे जाके इनके बिहेवियर में आपको नजर आता है। नेक्स्ट, ओके, अब हमने बात की 4 पेरेंटिंग स्टाइल की, ठीक है। अब इसका क्या आउटकम है? अगर अच्छा आउटकम है, अगर हमारे पास वो पेरेंट्स हैं, जैसे हमने बात की अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग की, जहाँ पे वो रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, जहाँ पे वो डिमांड भी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। बच्चे आपके पास, जैसे हमने बात भी की कि मेंटल हेल्थ में ये बच्चों हाउ टू फेस फेलियर। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल है, जैसे हमने बात की निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग की, अनलव पेरेंटिंग की, तो इसका आउटकम क्या होगा? लेट्स सी इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। गिल्ट, शेम, एंगर, अनहैप्पीनेस, ब्लेम, सॉरो, लोनलीनेस, फेलियर, ये सब नेगेटिव थॉट्स हैं जो एक बच्चे के अंदर स्टार्ट से ही आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर एक साउंड ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर ये नेगेटिव थॉट्स नहीं होते। आपके जहन में भी, मेरे जहन में भी ये थॉट्स आते हैं, लेकिन अगर एक पेरेंटिंग स्टाइल ऐसा है जहाँ पे बच्चे को रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, उसके अंदर एक नेगेटिव थॉट आने के बाद उस बच्चे को ये पता होगा कि मुझे इसको कोप कैसे करना है, उससे बाहर कैसे निकलना है। लेकिन
एक ऐसा पेरेंटिंग स्टाइल जहाँ पे बच्चे को शुरू से ही एक अनलव्ड इन्वायरमेंट मिला है, जहाँ पर बच्चे को निग्लेक्ट किया गया है, तो उसके अंदर ये थॉट्स अपना घर बना लेते हैं। जैसे अगर हम रेडियो फ्रिक्वेंसी की बात करें ना, अगर मुझे फॉर एग्जांपल स्टोरी सुननी है या मुझे फिलोसफिकल स्टोरीज में इंटरेस्ट है, तो मैं अगर रेडियो को ट्यून करूंगी, फॉर एग्जांपल 102 रेडियो स्टेशन है, मेरा थॉट है फिलोसफिकल स्टोरी, तो मैं उस रेडियो स्टेशन पे जाके वो ही सुनूंगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सॉन्ग सुनने हैं, अगर मुझे म्यूजिक को सुनना है, तो मैं उस ही रेडियो को सुनूंगी जहां पर मुझे सॉन्ग्स मिलते हैं, राइट? अब अगर बच्चे के अंदर ये सारी चीजों ने घर कर लिया है, गिल्ट, शेम, एंगर, अनहैप्पीनेस, तो वो उन्हीं फ्रिक्वेंसी को कैच करेगा जहां पर ये सब चीजें हैं। अब वो कैसे कैच करेगा? वो बुरी सोहबत में इन्वॉल्व होगा, यानी वो ऐसे फ्रेंड सर्कल में बैठेगा जिनके अंदर भी ये सारी चीजें हैं, यानी यहाँ पर इन सब की फ्रीक्वेंसीज इन्हीं की फ्रीक्वेंसीज को कैच करेंगी। तो इन सब बच्चों के अंदर जहाँ पर ये नेगेटिव थॉट्स ने अपने हाउसेस बना लिए हैं, वो आगे जाके आपको एडिक्शन में मिलेंगे, वो आके आपको जाके मेंटल हेल्थ इश्यूज में मिलेंगे। आप देखें अगर आज के दौर में क्यों बच्चों के अंदर इतना ज़्यादा डिप्रेशन का रुझान है, क्यों इतना ज़्यादा बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमें स्ट्रेस को कोप करना नहीं आ रहा, क्यों हम न्यूज़ में ये सुन रहे हैं कि एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली ग्रेड्स कम आने की वजह से, क्यों हम ये सुनते हैं न्यूज़ में कि बच्चे जो है वो अल्कोहल की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा एक कंपोनेंट उनके चाइल्डहुड में है जो कि अनटच्ड है, जो कि उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है जैसा होना चाहिए। तो ये नेगेटिव थॉट्स हैं, वो इनके अंदर आना शुरू होते हैं। जैसे हमने इरेक्शन की बात की थी कि फ्रॉम द वेरी अर्ली ईयर्स ट्रस्ट का कंपोनेंट है, अगर ऑटोनॉमी का कंपोनेंट है, ये पूरा नहीं होता तो ये सारी चीजें उनके अंदर जड़ करती हैं और फिर ये अट्रैक्ट करती हैं मैग्नेट की तरह इन्हीं तरह की दूसरी बैड थॉट्स को, बैड एक्टिविटीज को, और उसका रिजल्ट फिर हमें मेंटल हेल्थ में मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर हमारे बच्चों के अंदर ये सारी चीजें हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पेरेंट्स आते हैं और हमें ये कहते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर हम देख रहे हैं कि वो किसी चीज में खुश नहीं हो रहा, वो हमें जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो हमारे हमसे बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो यस देयर आर सम वेज इसके जरिए हम ना सिर्फ इन प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं बल्कि प्रिवेंट भी कर सकते हैं, राइट? सबसे पहली चीज जो हमें साइंस हमें इनकरेज करती है कि हम बहुत अर्ली ईयर्स में बच्चे के अंदर डालना शुरू करें, वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस, उसको फुल करना है। अच्छा, किससे फुल करना है? दो चीजों के जरिए, अवेयरनेस के जरिए और एक्सेप्टेंस का कंपोनेंट उसके अंदर डाल के। अवेयरनेस क्या है? यानी यू हैव टू स्लो डाउन, you have to calm yourself, you have to just relax. प्रॉब्लम हुआ, फॉर एग्जाम्पल पास नहीं हुए, रिलैक्स, इट्स ओके, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। यानी जैसे अगर हम बात करें क्रिकेट की ना, क्रिकेट में एक बैट्समैन होता है, एक बॉल पे उसने छक्का नहीं मारा, चौका नहीं मारा, इट्स ओके, एक अगली बॉल आपके पास आने वाली है, उस पे आप परफॉर्म कर सकते हो। अगर हम ये चीज बच्चे के अंदर डालें कि ठीक है, अभी वो चीज नहीं हुई जो हम चाह रहे थे, जो आपका गोल था, बहुत मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की है या बहुत प्रैक्टिस की है, लेकिन स्टिल सेलेक्ट नहीं हुए, यू हैव टू काम डाउन, रिलैक्स, प्रेजेंट को जियो। ये जो प्रेजेंट मोमेंट है उसके अंदर आपको किस तरह से अपना बेस्ट देना है, ये माइंडफुलनेस है। यहाँ पर माइंडफुलनेस रोल ये अदा करता है कि वो बच्चे को एक्सेप्टेंस सिखाता है कि यस, मैं फेल हुआ हूँ, आई एक्सेप्ट इट, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ। इस थेरेपी के जरिए या इस फैक्टर के जरिए हम बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करते हैं। यहाँ पर हम कनेक्शन कराते हैं बच्चों का उनकी सोल के जरिए। हम उनके अंदर जो भी गंदगी भरी हुई है, यानी एंगर हो गया, शेम हो गया, गिल्ट हो गया, हम उसको साफ करने की कोशिश करते हैं।
हम अपना घर डेली साफ करते हैं, हम झाड़ू लगाते हैं, हम डस्टिंग करते हैं, हम वैक्यूम करते हैं। तो इसी तरह से रोज थोड़ा थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट सिट विद द चाइल्ड, टॉक विद देम, क्या हुआ, क्यों बुरा लग रहा है, रोना क्यों आ रहा है। अच्छा, बच्चे को रोने दें। टेयर्स, आजकल ये रिसर्चेस हो रही हैं कि जो बच्चे रोते हैं उनके आंसुओं के जरिए भी उनका स्ट्रेस कम होता है। चाइना में आई वाज रीडिंग यस्टरडे कि एक टेयर टीचर ये लोगों ने हायर किया है जो बच्चों को रुलाता है। वो बच्चों को बोलता है ओके क्राई, बिकॉज क्राई के जरिए भी आपके स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो बॉडी में कम होते हैं। तो हम जो ये बोलते हैं मत रो, रोने वाली क्या बात है, अच्छा लड़के रोते हुए अच्छे नहीं लगेंगे बिल्कुल भी, अच्छा चुप हो जाओ, नहीं। Let them cry, let them ventilate, let them cleanse the body and the soul with the thoughts जो उनके अंदर पैदा हो रहे हैं, right? नंबर 2 important thing अगर हम देखें माइंडफुलनेस में, gratitude। आप बच्चों को ये बात बताएं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बच्चा ये बोल रहा है कि क्यों मेरे पास बड़ा घर नहीं है, क्यों मैं वो अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहा हूँ जो मेरे दोस्त पहन रहे हैं। बिकॉज आप देखिए बच्चा दुनिया में आता है, वो बाहर निकलता है, वो दुनिया को देखता है, तो एक कंपैरिजन का फैक्टर बच्चे के अंदर होता है। वो कंपेयर करेगा, क्यों मेरा घर ऐसा है, क्यों मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे दोस्त के पास है। तो यहाँ पे उसको चुप कराने के बजाय अगर आप उसको ये कहें कि देखो हमारे पास गाड़ी नहीं है लेकिन हमारे पास अच्छी हेल्थ है, हमारे पास घर तो है। कितने लोग हैं दुनिया में जिनके पास अपना घर नहीं है। हमारे पास एक हेल्दी बॉडी है, हमारे पास 3 टाइम का खाना है। आप देखो, बाहर निकलो, उन्हें लेकर जाओ, उन्हें दिखाओ दुनिया को कि देखो देयर आर पीपल। अगर आप महीने 2 महीने में अगर बच्चे को अगर पॉसिबल है गो टू द हॉस्पिटल, आप बच्चों को दिखाओ कि देखो ये वो लोग हैं जिनके पास एक हेल्दी बॉडी नहीं है। वी आर सो फॉर्चुनेट टू हैव द हेल्दी बॉडी। हम चल सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, एंड दिस इज अ ब्लेसिंग बेसिकली। तो अगर जहां आप उनको अपने पॉजिटिव फैक्टर्स दिखाना शुरू करेंगे, दे विल फील कि यस गॉड लव मी, जो ऊपर वाला है वो हमसे प्यार करता है, उसने हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी है। तो जहाँ उसके अंदर ये ग्रैटिट्यूड का फैक्टर आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को फॉर्चुनेट फील करने लगेगा, और वो जो नेगेटिव चीजें उसके अंदर घर कर रही है ना, वो ऑटोमेटिकली निकलती जाएंगी। सराउंड विद गुड पीपल बहुत बहुत इम्पैक्ट करता है। ठीक है, बच्चा जिसके साथ बैठ उठ रहा है उसकी कंपनी का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। वो कहते हैं ना, अगर आप फूलों में बैठोगे तो अगर वो फूल आपके साथ घर ना भी आए तो भी उसकी महक आती है, राइट? तो वो बच्चे जिस कंपनी में है, कोशिश करें अपने बच्चों को उन लोगों में सराउंड करें जो कि उनमें अंदर पॉजिटिव थॉट्स डालें, उसको इनकरेज करें, उसको मोटिवेट करें, बिकॉज ये वो लोग हैं जो उसको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे विद द साउंड माइंड, विद द साउंड बॉडी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, ओके, पॉजिटिव थॉट्स रिगार्ड टू दी माइंडफुलनेस कनेक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुबह उठ के हम अगर प्रे कर रहे हैं, अगर हम उन्हें ग्रेटिट्यूड का फैक्टर सिखा रहे हैं, अगर हम उनको बता रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, ये मसला हुआ है रिजल्ट्स में, या ये मसला हुआ है इस दोस्त के साथ लड़ाई हो गई है, तो हम पॉजिटिव चीजें अगर हम उनको बता रहे हैं तो उसके अंदर वो ही वो एक्शन जो है वो डिस्प्ले करेगा। रिजल्ट क्या होगा? स्ट्रेस कम होगा। इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पर है, प्ले, लेट देम प्ले। जितने बच्चे को हम 3-3 4-4 घंटे पढ़ने का बोलते हैं, उतना ज्यादा अगर हम किसी ना किसी एक एक्टिविटी में बच्चे को इन्वॉल्व करेंगे तो उसका स्ट्रेस रिलीव होगा। वो एक साउंड बॉडी उसके पास होगी। साउंड बॉडी इज इक्वल टू साउंड माइंड। वो अच्छे थॉट्स के साथ कोशिश करें, साइकिलिंग हो गई, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में अगर आप देखें, जॉगिंग है, एक वॉक पे निकल जाएं बच्चों के साथ, एज अ पेरेंट अगर निकल सकते हैं। The students to participate in the sports, कि आप लोग जाओ, पार्टिसिपेट करो, खेलो। बिकॉज खेलने से ना सिर्फ अगर आप देखें कि साइंस ये बोलती है कि बॉडी के अंदर एक हैप्पी हार्मोन्स बिल्डअप होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हमारे माइंड में भी अच्छी चीजें घर करती हैं। वो अच्छी चीजें क्या है कि आप जो है वो अच्छा सोचते हो, आपके अंदर अपना बेस्ट देने का एक ख्वाहिश पैदा होती है। तो यस, पॉजिटिव थॉट्स आर एज इम्पोर्टेंट एज माइंडफुलनेस एंड अदर थिंग्स in mental health in early years. Next slide.
इमोशनल इंटेलिजेंट, अगर अच्छा ये क्या है, क्यों हमें ज़रूरत है मेंटल हेल्थ में इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करने की? बच्चे को रोना भी आएगा, बच्चा गुस्सा भी करेगा, बच्चा तोड़ फोड़ भी करेगा। ये बात हमें अपने जहन में रखनी है कि बच्चा एक रोबोट की तरह हमने बटन ऑन किया तो बैठ गया, बटन ऑफ किया नहीं। वो एक ह्यूमन बॉडी है, उसके इमोशंस हैं और हमको उन इमोशंस को साथ लेकर चलना है। क्यों हमें गुस्सा आता है ना, हम करते हैं गुस्सा, हम कभी कभार चिल्लाते हैं, चाहे हम जितने भी कंपोज्ड हों, हमारा वो बर्नआउट बाहर निकलता है और वो बाहर आना ज़रूरी है। बच्चे के अंदर भी हमें ये सारी चीज़ों को ना सिर्फ एक्सेप्ट करना है, बल्कि उनको अपॉर्चुनिटी देना है कि वो ओपन कर सकें। बच्चे का पेरेंट्स के साथ ऐसा रिलेशन हो या उसका सोसाइटी में ऐसा रिलेशन हो कि वो अपने इमोशंस को डिस्प्ले कर सके, इन इमोशंस का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, राइट? ठीक है, तो उनको वो सेफ इन्वायरमेंट हम दें कि वो हमसे खुलकर बात कर सकें कि ये हुआ है उनके साथ, उनको इस चीज़ का स्ट्रेस है। ऐसा इन्वायरमेंट ना हो कि वो बातें छुपाएं, और जहाँ वो बातें छुपाएंगे वहाँ ऑटोमेटिकली वो गलत राह पर चलने लगेंगे। हम दोस्त बन जाएं अपने बच्चों के, इससे पहले कि दुनिया के जो बुरे लोग हैं वो दोस्त बन जाएं बच्चों के, राइट? तो पहला हाथ पेरेंट्स का सामने आना चाहिए, पहला हाथ पेरेंट्स आगे बढ़ाएं, उनको टाइम दे के वो ओपन अप हो, वो टाइम दे के वो अपना कोई भी इमोशन डिस्प्ले करें, ठीक है? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कहीं जाना है बच्चों के साथ, बच्चे को नहीं जाना, बच्चे ने तोड़फोड़ शुरू कर दी, इससे क्या होगा कि वो अपना इमोशन डिस्प्ले कर रहा है, पेरेंट्स थप्पड़ मार के चलो साथ में कहा है ना चलने के लिए, बनस्पत अगर हम यहाँ पे मोवेडो स्पून लाइट मेथड अगर हम अपनाएं तो हम उसको बड़े अच्छे से डील कर सकेंगे। अब क्या है ये मोवेडो स्पॉटलाइट मेथड, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, मोवेडो स्पॉटलाइट मेथड क्या है? मोवेडो ने क्या बोला कि अगर बच्चा एग्रेसिव हो रहा है, अगर बच्चा शाउट कर रहा है या अगर बच्चा एंगर हो रहा है तो रेड लाइट स्टॉप, वहीं पे आपको स्टॉप हो जाना है और आपको कुछ टाइम देना है कि बच्चा खुद काम डाउन हो, खुद रिलैक्स हो, ठीक है? अब यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आपको पता है कि वो कहाँ पर एक ऐसे एग्रेसिव नेचर में जहाँ वो खुद को हर्ट करेगा तो यस, यू हैव टू गो एंड यू हैव टू इन्वॉल्व। लेकिन अगर एक ऐसा नेचर है जहाँ पे आपको लगता है कि ठीक है मैं टाइम दूंगा उसको, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गिव द चाइल्ड द टाइम टू रिलैक्स एंड काम। येलो लाइट, थिंकिंग ऑफ अ सॉल्यूशन, यहाँ पर थोड़ी देर के बाद 15 मिनट 20 मिनट बच्चे को देने के बाद देन यू स्टेप इन एंड आस्क कि अच्छा ये प्रॉब्लम हो रहा है। अगर बच्चा कह रहा है कि मुझे नहीं जाना, आस्क तुमको इस टाइम पे क्या करना है, कौन सी ऐसी चीज है जो तुमको मोटिवेट कर रही है कि तुमको बाहर नहीं जाना हमारे साथ, तुमको घर पे बैठना है। लिस्ट डाउन द सॉल्यूशन, लिस्ट डाउन द थिंग्स व्हिच ही वांट्स टू डू। और अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको लगता है कि नहीं वो ऐसा है जो वाकई उस वक्त करना जरूरी है, आपको पिक करना है वो बेस्ट सॉल्यूशन जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बेस्ट है। यहाँ पे एक पार्टनरशिप डेवलप होगी। मोविडो स्पॉटलाइट मेथड का मकसद है एक पार्टनरशिप डेवलप करना, बच्चे को ये बताना कि अगर फैमिली में मदर इम्पोर्टेंट है, फादर इम्पोर्टेंट है, तो बच्चा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उसके डिसीजंस भी उतने इम्पोर्टेंट है। आप मुझे ये बताएं कि हम कितनी मर्तबा बच्चे से पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो। हेलो सनापा, वी कांट हियर यू। रही है, ओके टीचर ने मुझसे पूछा कि आज कौन सी एक्टिविटी करवानी है, राइट? तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? कि अगर हम बच्चों के अंदर ये मेथड के जरिए प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। नेक्स्ट, मोना, कैन यू हेयर मी? Yeah, now I can hear you, now I can hear you. ओके, अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे पार्टनरशिप के साथ एम्पैथेटिकली लेकर चलना है। अच्छा, सिंपैथी, एम्पैथी, एम्पैथी को आगे लेकर जाना है किस तरह से कि अगर बच्चे के अंदर कोई ऐसी चीज आप फील कर रहे हो, ठीक है, उसको टाइम दो सोचने का और साथ साथ में उसको ये पूछो कि अच्छा आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होना चाहिए,
इसके अंदर हम और क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। या फिर अगर एक उसका फ्रेंड है, बहुत गुस्से में है, उसके घर में कोई प्रॉब्लम हुई है, बहुत बुरा वर्ड्स यूज किए उसने आपके बच्चे के साथ, और उसके आपके बच्चे ने भी उसको बहुत बुरी तरह से रिस्पॉन्ड किया है। आपके बच्चे ने आके बताया आपको कि मेरे फ्रेंड ने मुझे ऐसा 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 बोला। आपको यहाँ पे उसको एम्पैथी सिखानी है। किस तरह से? कि आप उसको ये बताओ कि देखो उसके साथ ये हादसा हुआ है, इस वजह से वो बुरे मूड में है। अगर तुम भी उसकी जगह होते तो तुम क्या करते? तुम भी शायद ऐसे ही अपने इमोशंस डिस्प्ले करते। अगर हम बच्चों के अंदर एम्पैथी डालेंगे तो क्या होगा? वी विल गेट द चाइल्ड एज अ काइंड पर्सन, एज अ जेंटल पर्सन। और ये एम्पैथी आप वर्बल तरीके से और आप नॉन वर्बल तरीके से, दोनों तरीकों से बच्चों के अंदर पैदा कर सकते हो। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इसको मेंटली साउंड करेगा। नेक्स्ट, ओपन कम्युनिकेशन। आई थिंक इट्स अ लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप बच्चों को सुनो। दो कान दिए हैं अल्लाह ताला ने, राइट? तो ये दो का मकसद ये है कि वी हैव टू लिसन लिसन लिसन। आज के दौर में क्या चीज लैकिंग है पता है? कि हम बोलते ज्यादा हैं, हम बच्चों को बोलने का मौका कम दे रहे होते हैं, और इसके रिजल्ट में वो क्या होता है? वो चुप बैठ जाते हैं। बहुत कुछ होता है उसके अंदर के वो स्कूल से आके अपने पेरेंट्स को बोल रहे हैं, और वो बाहर से खेल कर आते हैं, मम्मा मम्मा मम्मा। यहाँ पे सुने उनको, वो क्या बोल रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है दुनिया में जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपके घर का रूल हो गया कि खाना खाते वक्त आप डिस्कस कर रहे हो पूरे दिन को, या आप रात में सोते वक्त आप पूछ रहे हो कि बेटा आपका पूरा दिन कैसा गुजरा है, क्या क्या हुआ, उसने क्या बोला, आपको क्या अच्छा लगा, आपको क्या बुरा लगा, कौन सी 3 चीजें हैं जो आप चाहते हो कि आपसे गलती हुई है आप नेक्स्ट टाइम नहीं करो। ये जो ओपन कम्युनिकेशन होगा ना, अगर ये एक इंग्रेडिएंट आपके घर में एंटर हो गया तो आई एम श्योर कि जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो आपके घर में नहीं आ पाएंगे। बिकॉज बच्चे को ये पता है कि मेरी बात सुनने वाले हैं, मेरी बात सुनने वाले मेरे पेरेंट्स हैं, वो मेरा सपोर्ट सिस्टम है, वो मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे और वो मेरी बात को समझेंगे। वो बगैर डरे आपसे बात करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे पेरेंट्स मेरा मजाक उड़ाएंगे या वो मेरी बात को नहीं समझेंगे, राइट? तो ओपन कम्युनिकेशन से ना सिर्फ आपके आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, बल्कि यहाँ बच्चे को रिस्पेक्ट मिलती है कि ओके मेरे पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो मेरे फ्रेंड भी हैं, वो पेरेंट भी हैं, वो फ्रेंड भी हैं। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ें जो हमने डिस्कस की हमारे लेक्चर में, एम्पैथी की बात की हमने, माइंडफुलनेस की बात की हमने, कम्युनिकेशन की बात की, अगर ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, जिसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? आपके बच्चे की एक अच्छी फिजिकल बॉडी, he will be in the exercise, he will be academically sound, he will be socially acceptable behavior में आपको नजर आएगा। वो इमोशनली साउंड होगा, उसको गुस्सा आएगा, उसको पता है कि उसको कैसे गुस्से को ट्रीट करना है। अगर कोई भी स्ट्रेस आता है, पढ़ाई से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, रिलेशनशिप हो गया, उसको पता है कि मुझे कोप कैसे करना है। असल तो रिजल्ट ही वो ये कि जहाँ पे नाकामी में बच्चा कैसे एक्शन कर रहा है। एक बच्चा पास हो गया A1 ग्रेड से, खुश होना नेचुरल फिनोमेना है। असल पेरेंटिंग का या आपकी टीचिंग का आपके पास रिजल्ट कब आता है? जब आप ये देखते हैं कि बच्चा फेल होने के बाद कैसे कोप कर रहा है, या अगर बच्चा खेलते खेलते गिर गया है तो वो कितना जल्दी उठ रहा है, या वो कितना जल्दी मोटिवेटेड है कि वो दोबारा से रन करे, राइट? तो ये सारी चीजें जो कि छोटी छोटी सी फैक्टर्स हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स पेरेंट्स के साथ भी उतने ही जरूरी हैं जितना एक टीचर्स के साथ। टीचर्स अगर क्लास में सेशन के बाद, क्लास के बाद अगर एक ओपन कम्युनिकेशन कर रही है, बच्चों से डिस्कस कर रही है, अगर वो ये नोट करे कि एक बच्चा सैड है, बच्चा पहले बहुत रिस्पॉन्ड कर रहा था, अब इतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अगर वो बुला के बात करती है, तो बच्चा अगर उसके साथ ओपन हो रहा है, टीचर के साथ ओपन हो रहा है, तो वहाँ पे भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। दोनों तरफ से कोशिशें अगर मैक्सिमम होगी, पेरेंट्स की तरफ से भी, टीचर्स की तरफ से भी, तो कोई भी ऐसी राह नहीं है कि बच्चा मेंटल हेल्थ इश्यूज में इन्वॉल्व हो। हमारे पास आज का सबसे मेन चैलेंज, हमारे पास सुपर क्वालिफाइड बच्चों को यहाँ पर लाना नहीं है, बल्कि मेन टास्क ये है कि हम मेंटली हेल्दी बच्चों के साथ आगे बढ़ें। बिकॉज
अगर वो मेंटली हेल्दी होंगे तो दे कैन फेस एनी चैलेंजेस इन द वर्ल्ड. These are some of the references. Thank you so much, Mona. This is the end of my presentation. थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन. मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा और कोई सेशन हो सकता था. यू हैव कवर्ड एवरीथिंग फॉर द पेरेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ द स्ट्रेटेजीज फॉर द पेरेंट्स. आई थिंक पेरेंट्स का सबसे जो ज़्यादा इशू आता है वो इसी उसमें आता है कि पेरेंट्स खुद अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं इन सारी स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसकी वजह से आई थिंक पेरेंट्स को ये सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं. तो मेरा तो अगेन यही सजेशन होगा कि जितनी भी ये सारी चीजें आपने बताई हैं, जो स्ट्रेटेजीज बताई हैं, वो पहले पेरेंट खुद अपने साथ इम्प्लीमेंट करें, अपने इमोशनल बैलेंस को कंट्रोल करें, एंड देन दे कैन वर्क विद द चिल्ड्रन. So this is very important. So we have some queries. I think 2 or 3 queries I will ask from you. So number one is that which parenting style is the best to implement in early years? Right. अच्छा, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक कोट करना चाहूंगी. मौला अली ने बहुत अच्छी बात कही थी कि आपके बच्चे आपके टाइम के लिए नहीं पैदा हुए हैं, वो आगे आने वाले टाइम के लिए पैदा हुए हैं. राइट. अगर मैं एज अ मदर ये कहूँ, अच्छा मेरी मम्मा तो ये करती थी, अच्छा मेरे बचपन में तो ये हुआ था, मुझे तो ऐसे मार मार के पढ़ाया गया है, वो आपका टाइम था. यस, यू आर हियर टू नर्चर योर चाइल्ड, लेकिन आपको उसके हिसाब से चलना है. डोंट इम्पोज योर चाइल्डहुड ऑन योर चिल्ड्रंस. राइट. अच्छा, अगर हम पेरेंटिंग की बात करें, कुछ रिसर्चेस, साइंस ये बोलता है कि आपको सिचुएशन वाइज आपको पेरेंटिंग स्टाइल अपनाना है. जहाँ पे आपको अथॉरिटेटिव होने की जरूरत है, गो विद दैट. जहाँ आपको परमिसिव होने की जरूरत है, गो विद दैट. लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन ले एज अ मदर, एज अ टीचर और एज माई एक्सपीरियंस, जितना मैंने डील किया है, आई सजेस्ट टू बी अथॉरिटेटिव वुड बी मोर बेटर ऑप्शन इन पेरेंटिंग, जहाँ पे आपको डिमांड्स भी रखनी है और आपको रिस्पॉन्ड भी करना है. यानी अगर मैंने एक रूल बनाया है और अगर वो रूल को बच्चा फॉलो नहीं कर पा रहा, तो मैं उसको रिस्पॉन्ड भी करूंगी कि ठीक है, अगर मेरा कैलिबर, अगर आई सेड टू माय चाइल्ड, देखो फर्स्ट आना है, हाँ, इसके अलावा मुझे नहीं चाहिए स्पोर्ट्स में, फॉर एग्जाम्पल, नहीं आता, सिट विद द चाइल्ड एंड टॉक. ठीक है, कोई कोई मसला नहीं है, हम नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे, स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, एंड आई विल हेल्प यू आउट टू वर्क आउट ऑन दैट. राइट. तो कुछ जो है वो हमें ये स्टडीज मिलती हैं जो कि इसका फेवर हमें ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू अदर. लेकिन दूसरे स्कूल ऑफ थॉट ये बोलते हैं कि आपको अपनी मर्जी से सिचुएशन वाइज आप लेकर चलो, तो वो भी सही है. ठीक है. सो उसके बाद हमारे पास एक सवाल है, जैसे माइंडफुलनेस की हमने बात की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अर्ली ईयर्स. तो हम मतलब पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि माइंडफुलनेस, पहले तो इसको समझना इट्स डिफिकल्ट फॉर अस, क्योंकि ये कोई बहुत आसान टर्मिनोलॉजी नहीं है. ये सिर्फ ऐसा लगता है, माइंडफुलनेस बोल देते हैं, लेकिन जब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. बट पेरेंट्स का बहुत दफा ये कंसर्न आता है कि जब हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं तो कब से हम ये सारी स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, और कब से ये माइंडफुलनेस पे हम स्पेसिफिकली स्टार्ट करें काम करना. पेरेंट्स को सबसे पहले तो खुद माइंडफुलनेस की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज अगर वो खुद माइंडफुलनेस की तरफ जाएंगे, जैसे अगर एक मदर वर्किंग है, वो काम कर रही है, दोपहर में आके खाना बना रही है, घर देख रही है, रात में अगर वो कुछ देर अपने आप को रिलैक्स और काम सिचुएशन में नहीं रखेगी, तो वो अपना इनपुट बच्चे को नहीं दे पाएगी. तो सबसे पहले तो उसको खुद को काम, रिलैक्स, कंपोज्ड होना चाहिए, बिकॉज जैसे आई सेड अर्लियर, गुस्सा हमें भी आएगा, थकेंगे हम भी, एग्जॉस्ट हम भी हो जाते हैं. ठीक है. अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, ये लो मोबाइल फोन लेके बैठ जाओ और हम अपना काम कर रहे हैं. ठीक है. टाइम देना है बच्चों को और क्वालिटी टाइम देना है. ठीक है. आपने अगर टैबलेट दे दिया, मोबाइल दे दिया, आपको लगता है कि ठीक है बच्चा चुप करके बैठा हुआ है, लेकिन बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है कि माँ अपना काम कर रही है और उसने मुझे यहाँ पर स्क्रीन टाइम दे दिया है. राइट.
उसका इफेक्ट भी आपको बाद में नजर आता है, जिसमें आपको ऑक्यूलर डिजीज नजर आ रहे हैं, आपको हाइपर एक्टिविटी, और आजकल साइंस बोल रही है कि कहीं ना कहीं रोल स्क्रीन टाइम का है इसके अंदर। ये जो कार्टून्स बच्चे देख रहे हैं, मोबाइल लेकर हैं, आपको आगे जाके उनकी पर्सनैलिटी में वो डैमेज नजर आते हैं। आप अगर शुरू से ही वो डैमेज होने ही ना दो तो वो बेटर है, या ना कि आपके डैमेज होने के बाद यू आर रिपेयरिंग दैट डैमेज इन लाइक 5-6 साल लगे हुए हैं थेरेपिस्ट के पास। ठीक है, शुरू से काम करना है, पहले खुद की पर्सनालिटी में, उसके बाद बच्चे के अंदर स्टोरीज के साथ, अच्छा क्वालिटी टाइम गुजारने के साथ, बच्चे के साथ खेलें। हमारे अंदर हमारा बच्चा है, वी डोंट थिंक कि मैं अगर 40 इयर्स की हो गई हूँ तो मैं खेल नहीं सकती। क्यों नहीं खेल सकते? आप बच्चों के साथ खेल सकते हो। यू कैन प्ले कैच कैच, यू कैन प्ले क्रिकेट। आप बाहर निकलो बच्चों के साथ। बच्चा जहाँ देखेगा कि मेरी मम्मा मेरे पापा का सपोर्ट है, ऑटोमेटिकली वो रिलैक्स और वो काम सिचुएशन में होगा। घर पे आने के बाद अगर आप रात में बैठकर थोड़ी देर अगर आप तस्वीर निकालते हो, ठीक है, बोलो बच्चों को आंखें बंद करके रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, 3 ब्रेथ्स 4 ब्रेथ्स लेने के बाद यू कैन से ओके नाउ काम डाउन। सारे जो है वो आपकी एनर्जीज का डाउन होती हैं। जिस भी रिलीजन से हैं, आई थिंक हर रिलीजन जो है वो इनकरेज करता है टू प्रे। ठीक है, तो प्रेयर का भी काफी अच्छा इफेक्ट, स्पिरिचुअलिटी का भी इफेक्ट है चाइल्डहुड में। तो माइंडफुलनेस से बहुत शुरू से बच्चे पैदा होते हैं, अगर वो बच्चे सुन रहे हैं, उनके माइंड में वो सारी चीजें एब्जॉर्ब हो रही हैं। शुरू में दे आर लाइक द स्पंज, राइट, दे आर एब्जॉर्बिंग। तो आप अगर शुरू से ही उनके साथ 2-3 दिन पहले मेरा बेटा 11 मंथ्स का है एंड ही हैज हिज ECDC क्लास, और वो टीचर उसको योगा सिखा रही थी एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि ही इज जस्ट 11 मंथ्स ओल्ड एंड द टीचर वाज टीचिंग कि ओके ब्रेथ एंड हाउ टू ब्रेथ। बच्चा भले हिल विल रहा था लेकिन मेरा बेटा सुन रहा था कि वो टीचर क्या बोल रही है, एंड ही वाज लाइक कर रहा था आखिरी में। सी, तो बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो जितना जल्दी प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो स्टार्ट फ्रॉम द वेरी अर्ली, फ्रॉम द बर्थ, आई थिंक बेस्ट। ओके, सो वी हैव सेकंड लास्ट क्वेरी दैट किस तरह से हम पॉजिटिव थिंकिंग को कंटिन्यू रख सकते हैं? एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? वर्ड्स आर ईदर किलर और वर्ड्स आर ईदर हीलर्स। आपने बोला चुप हो जाओ, तुम क्या बकवास कर रहे हो, या अच्छा आप क्या बोलना चाह रहे हो, अच्छा इधर आओ बैठकर बात करते हैं। ये वर्ड्स जो हैं ये बेसिकली आपके बच्चे के अंदर वो सारी चीजें डालेंगे। अगर आपके बच्चे ने कोई चीज बुरी भी बोल दी है, एड्रेस करें। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एनर्जी डालने का मेन रीजन ये है कि बच्चे के अंदर हम शुरू ही से वो चीजें जो है वो खत्म कर रहे हैं जो कि आगे जाके उसके लिए हार्मफुल है। राइट, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बच्चे पे पूरा मेरा हक है, लेकिन यहाँ पे अगर गॉड ने आपको बच्चे दिए हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है कि आपको उनको बेस्ट नर्चर करना है। सही है, पॉजिटिव थॉट्स के जरिए, पॉजिटिव कम्युनिकेशन के जरिए, पॉजिटिव हैबिट्स बिल्डिंग के जरिए, रीडिंग, एक्सरसाइजिंग। अगर बच्चा शुरू से ही इन हैबिट्स में इन्वॉल्व है तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स में नहीं जाएगा। एंड सेकंड, गुड कंपनी, आप उनको गुड कंपनी में रखें। यू हैव टू नो कि बच्चा सोशल मीडिया पे किससे बात कर रहा है, वो क्या देख रहा है, वो किस तरह के वीडियोस देख रहा है, वो कौन सी मूवीज देख रहा है। तो उसके इर्द गिर्द की जितनी भी कंपनी है, चाहे वो सोशल मीडिया से हो या चाहे वो आउट ऑफ द वर्ल्ड में हो, यू हैव टू लुक और उसको गाइड करें कि वो अपने आप को उन लोगों में सराउंड करें जो पॉजिटिव एनर्जी दें, तो उसके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी जरूर घर करेगी। I think we have ended up with the queries. Thank you so much for the wonderful session. Again, मैं भी request करूँगी तमाम parents से, parents means we are talking about mother and father both. तो जहाँ mother को relaxation की need है, वहाँ fathers को भी need है. I think the base is that the understanding between the mother and the father. That पहले उनकी understanding important and then how they need, what they want from their child. So this is very important. Thank you so much, Sanapa, for joining with us. And it was a wonderful session. And I hope that के ये सबको जो है ना helpful रहेगा strategies के लिए. If you guys have any query, you can write in the comment box. We will reply you there. हम उस कोशिश करेंगे कि हम आपको वहाँ पे reply करें. ठीक है, thank you so much. And then inshallah we will join again in our next session, which will be all about the language, the sign language,
and then we will be working and we will be continuing this kind of session for the parents and for the teachers. So thank you so much, Sana Appa, for joining. Thank you so much. Welcome.